वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी और अमन का सवाल। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर और सहाफ़ी तजिया निगार हैं इज़हार सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इज़हार सुमरो साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है या जो कशीदगी आप देख रहे हैं दोनों ममालिक के बीच में, इस सूरत हाल को, इस टेंशन को आप कैसे देखते हैं? आपका तजिया क्या कहता है कि ये सूरत हाल जो है ख़राब हो रही है, ये बेहतर होगी या मज़ीद ख़राब होगी? देखें, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि जो जंग है, वार है, वो हर तरह से कोई मामूली सिचुएशन नहीं है। सही। ना ही इसको मामूली तौर पे लेना चाहिए, देखना चाहिए। जाहिर है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये हिंदुस्तान की जानिब से जो सयाहों के मकामात पर सियाहत के मकाम पर पहलगाम जो वाक़े के कश्मीर बाद में जी। हमला हुआ है, उसके रद्द-ए-अमल में जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, और ये पहले भी करते रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस तरह के, जिसमें वो बगैर तहकीक के 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर एफआईआर भी कर दी। यानी कि जाहिर हुआ कि ये सारा मामला मिलीभगत से किया गया सही। ताकि ये सिचुएशन क्रिएट की जाए। सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ताउन करने की जब बात की, तो होना ये चाहिए था कि कोई मीडिएटर्स आते, दुनिया के कुछ मुल्कों के लोगों को बिठा के, और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है इंडिपेंडेंटली कि सही। ये वाकया कैसे हुआ। इस पे भी हिंदुस्तान ने जो है ना वही अपनी जिद बरकरार रखी। दूसरा तीसरा ये कि वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, जाहिर है कि उनको एक एंटी पाकिस्तान रेटोरिक क्रिएट करना है जो उनको वोट बैंक में भी मदद करता है। सही। इन तमाम बिल्कुल। चीजों को देखते हुए जो सबसे अहम बात अभी मैं आपसे करने लगा हूं वो ये समझने की है कि इन सारी चीजों से बढ़ के एक और बात है, और वो क्या है? वो ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त इसराइल को कॉपी कर रहा है, इसराइल के ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, उनसे फौजी मदद भी ले रहा है। लेकिन उससे भी बढ़ के इसराइल और हिंदुस्तान एक दूसरे को यूं समझ लें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान चाहता है कि जिस तरह इसराइल ने मिडिल ईस्ट में न सिर्फ गजा के लोगों को, लबनान को, यमन को, सीरिया को तंग किया हुआ है और जी। एक जंग की कैफियत में डाला हुआ है, हिंदुस्तान भी यही कुछ चाहता है। इस खित्ते में बाकी जो छोटे मुल्क हैं वो हिंदुस्तान से किसी तरह कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकते या पोजीशन में नहीं है, तो उनको तो वो दूसरे तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर से दबा के रखता है। चाइना से वो सीधी तौर पे लड़ नहीं सकता कि चाइना एक बहुत बड़ी कुव्वत है। बिल्कुल। अब बच जाता है पाकिस्तान। तो इसको आप ज़हन में रखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये इस पस मंजर में बिल्ड हुई है। हिंदुस्तान समझता है कि जैसे मिडिल ईस्ट पे इसराइल का होल्ड है, इसी तरह इस खित्ते पे, साउथ एशिया पे उसका होल्ड होना चाहिए। सही। पाकिस्तान इसकी मज़ाहमत कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, और ना सिर्फ कर रहा है बल्कि प्रैक्टिकली भी अब आ जाते हैं। जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई वो कैसे हुई कि जब हिंदुस्तान ने उस वाक़े को बुनियाद बना के जी। पाकिस्तान में अटैक्स किए, और जो अटैक्स बिल्कुल सिविलियन एरियाज में किए, मस्जिदों पे, मदरसों पे और दूसरी जगहों पे किए, और उसका ग्राउंड ये बनाया कि यहाँ पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। आप अगर ये एक बात नोट करें, जब ये वाक़यात हुए हैं, बहावलपुर में हुआ है या कोटली में हुआ है या मुजफ्फराबाद में हुआ है, तो सही। वहाँ उन वाक़यात को इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, और रॉयटर्स से लेकर जो भी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी कवर किया है। ऑन साइट जाके एपी ने भी किया है, बीबीसी ने भी किया है। तो वहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग कैंप तरह की कोई चीज़, कोई निशानी नहीं मिली। अब सही। इससे पहले तो ये साबित होता है कि ये आइडियोलॉजिकली लोग हो सकते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई इस तरह की चीज नहीं मिली। और जो नुकसान हुआ वो सिविलियंस का हुआ, मासूम बच्चों का हुआ, उनकी जानें गई, औरतें, मर्द, आम शहरी, और वो 30 से ज्यादा लोगों इंसानी जानें इस हिंदुस्तान के एग्रेशन के नतीजे में जाया हुई। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि यहाँ हिंदुस्तान रुका नहीं। उसके बाद इन्होंने एक और बदमाशी शुरू कर दी कि इन्होंने ड्रोन भेजना शुरू किए, और 48 घंटे में इन्होंने 70 से ज्यादा ड्रोन कल तक भेजे थे। आज सिंध के कई शहरों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी अभी इतला है कि मटियारी के एरिया में भी ड्रोन की एक मूवमेंट हुई है, उससे पहले बोलाड़ी में हुई एयरबेस के करीब,
सही। जेकबाबाद एयरबेस के करीब हुई है, मीरपुर बठोरो में, मीरपुर बुरड़ो में हुई है जो जेकबाबाद का इलाका है, ठुल में हुई है वो भी जेकबाबाद का इलाका है। इस तरह से कोट गुलाम मोहम्मद से इतलाएं, मीरपुर खास से इतलाएं, सखर से इतलाएं। तो ये जो सिचुएशन है, कल रात आपने देखा कराची में जिस तरह से डिफेंस के एरिया और क्लिफ्टन के एरिया में इस तरह की सिचुएशन नजर आई, रात को लोगों ने वीडियोस भी बना के रखी। तो ये सारा जो सिनेरियो स्टेप 2 हिंदुस्तान ने ये किया कि ड्रोन के थ्रू हैरेसमेंट क्रिएट की। एक मरतबा बिल्कुल। फिर उन्होंने इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए, जिन ड्रोन से इसराइल अपने इलाके में ये दादागिरी और बदमाशी जारी रखे हुए था। सही। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करे, आप मुझे बताएं। जाहिर है एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, एक सॉवरन स्टेट भी है, तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि वो इसका जवाब दे। और फिर पाकिस्तान ने कल रात आपने देखा कि जब अपनी एक्टिविटी शुरू की और जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जो है ऑपरेशन शुरू किया, उसके नतीजे में आपने देखा कि एक दिन में ही 24 घंटे में जो है ना सिचुएशन चेंज हो गई। इस ऑपरेशन जिसका नाम ही आनी दीवार है, उसके नतीजे में 26 मकामात पे हिंदुस्तान पे हमले हुए, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें बहुत अहम स्ट्रेटेजिक जगह हैं, जैसे खासतौर पे जो है ना ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हिंदुस्तानी फौज की जो कंसंट्रेशन की जगह हैं या हवाई अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, उनको जब हिट किया गया तो उससे एक मैसेज क्या दिया गया। पहले तो मैसेज ये दिया गया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, अपना डिफेंस कर सकता है, लेकिन उससे बढ़ के मैसेज क्या दिया गया कि जिन जगहों से वो जहाज उड़े थे या मिसाइल फेंके गए थे पाकिस्तान की तरफ, जिसमें आम शहरियों का, मासूम बच्चों का जानी नुकसान हुआ, उन जगहों को निशाना बनाया गया काउंटर के तौर पे। एक बहुत बड़ा मैसेज एक तो ये दिया गया। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि कल तक जो हिंदुस्तान की टीवी ढोल बजा रही थी और जिस तरह से ये कैंपेन चल रही थी पूरी कि पाकिस्तान को ये भी कर दिया, पाकिस्तान को वो नुकसान भी हो गया, उसके जवाब में हमने देखा कि हिंदुस्तान के जो फौजी तर्जमान खातून हैं, उन्होंने उसको भी एक स्ट्रेटेजिकली एक मुसलमान खातून को बिठाया हुआ है ताकि वो अपने सेक्युलर होने का इंप्रेशन दे सकें। उस खातून ने जो बात की है उससे तो सीधा लगता है कि हिंदुस्तान एक दिन के ही इस कार्रवाई के नतीजे में पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है और बातचीत के लिए कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है, कल तक आपने देखा कि किस तरह से प्रोपेगेंडा का एक तूफान बर्पा किया हुआ था, शोर शराबा, पाकिस्तान में कराची पे हमला, लाहौर पे हमला, टोटल झूठ और प्रोपेगेंडा। उसके बावजूद आपने देखा कि जब ये पाकिस्तान की पहली कार्रवाई हुई है खाली, तो उसके नतीजे में जब उनकी चीखें निकली हैं वो टीवी पे भी नजर आई हैं, उनके तर्जमान की गुफ्तगू में भी नजर आई हैं, और मजमुई तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो एक इस स्टेट में आ गए कि अब मजीद कोई कार्रवाई ना हो और मामला कंट्रोल में आए। अब यहाँ इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खासतौर पे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, अब हिंदुस्तान ने वहां भी कोशिश शुरू की कि कभी अमेरिका के थ्रू प्रेशर डलवाएं। अब हमने सुना है कि सऊदी अरब को भी बीच में लाने की कोशिश हो रही है। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो शुरू में बड़ी बड़ी बातें की कि हमने ये कर देना है पाकिस्तान को और वो कर देना है, और ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा और कोई इफेक्टिवली जवाब नहीं दे सकेगा। जब वो जवाब आ गया है तो अब एक तरफ वो भाग रहे हैं दुनिया के मुल्कों की तरफ कि हमें इस मामले से निकालें, और दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान ने नहीं कहा किसी मुल्क को कि आप बीच में आए। ठीक है, ये हिंदुस्तान के एफर्ट्स हैं, अमेरिका से लेकर सही जी। तो अब सिचुएशन में वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अब मामला यहाँ रुक जाए, लेकिन आप ये देखेंगे इसमें भी इनकी शरारत है कि एक तरफ मामला रुकने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज की मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं कि घोटकी से लेकर जेकबाबाद से लेकर हैदराबाद और जामशोर डिस्ट्रिक्ट तक इनके ड्रोन नजर आए। तो ये क्या है? जब आप अगर मामला को जो है ना कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना नहीं चाहते तो फिर जाहिर है कि आप खामोश तो हो ना कम से कम। अब इसमें भी मैं आपको एक अपडेट भी दे रहा हूं साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जी बिल्कुल। वो ये है कि आज अभी गैर मुसद्दका इतलात हैं,
लेकिन कहते हैं कि काफी ऑथेंटिक हैं। वो ये है कि हिंदुस्तान ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, वो हिट किया है पाकिस्तान की तरफ, जिसको पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया है, रोक दिया है कामयाबी से। लोगों को ये आप बताएं कि एक ये अच्छी खबर है, क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर की तरफ फायर किया गया था। तो सही। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो लेटेस्ट अभी आई है, जिसकी अभी ऑफिशियली वेरिफिकेशन होनी है। ना सिर्फ ये, लेकिन ये जो 24 घंटे में पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है आनी दीवार के ऑपरेशन के तौर पे, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के 12 से ज्यादा जो फिजाई अड्डे हैं और रनवेज हैं, वो बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। यानी वहां अब फ्लाइट्स भी फिलहाल तो उड़ नहीं सकती। ना सिर्फ ये कि अमली तौर पे, जैसे खासतौर पठानकोट एयरबेस है, आप ये ध्यान में रखें कि ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और यहां से ही वो जहाज उड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान पे ये जो पहले दिन हमला किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस एरिया से हुआ था। अच्छा, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो हमें पता चल रही है कि आदामपुर में इनका एक जो है ना दिफाई निजाम नस्ब था, S-400, पाकिस्तान ने उसको भी निशाना बनाया है। और वो कहते हैं कि वो अरबों डॉलर्स की कीमत लागत से बनाया गया था। अब उसके नतीजे में जब आपका ये, आप समझें स्ट्रेटेजिकली कि अगर आपका डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाए, तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी सामने से, उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में अब हिंदुस्तान की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरह से सफारती तरीके से, किसी भी चैनल से, इवन उन्होंने चाइना को कम्युनिकेट किया है। अभी हमें जो इतलात चाइना का हैं कि क्या रोल है इजहार साहब इसमें सारी सूरत हाल में? देखिए, चाइना हमारा दोस्त है, हमारा ब्रादर मुल्क है, और हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। और इस दफा खास तौर पे चाइना की जो हमें फौजी मदद है, टेक्नोलॉजी की मदद है, चाइना की तरफ से जो जहाज हैं, उन्होंने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे दिफाई निज़ाम में भी चाइना की बड़ी, यूं समझ लें कि कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट है। और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के पास जदीद न सिर्फ जंगी जहाज बल्कि डिफेंस सिस्टम है, उसके नतीजे में पाकिस्तान हिंदुस्तान की इस एग्रेशन को कंटेंट कर सका है, उसका मुकाबला कर सका है। एक तो ये, दूसरा, पाकिस्तान अगर किसी मुल्क पे कोई यूं समझे कि पूरी तरह एतबार करता है और उम्मीद रखता है कि वो अनकंडीशनली सपोर्ट करेगा, वो चाइना है। तीसरा ये कि हिंदुस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किस नोयत के हैं, कितने क्लोज हैं। ये बिल्कुल उनको क्लियर मैसेज है। चाइना इस सिचुएशन में अभी खामोश जरूर है, लेकिन और वो कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह से मामला जो है ना डी एस्केलेट हों, लेकिन साथ में चाइना ने पूरी नजर रखी हुई है। मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ, पूरी नजर रखी हुई है हिंदुस्तान की पूरी एक्टिविटी पे। उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, उससे भी, ताकि ये कोई बड़ा कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करें या कुछ करें, तो वो चाइना खुद भी उसको मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए लाजमी तौर पे चाइना एक सबसे काबिल भरोसा दोस्त है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस वार में जो एक टेक्नोलॉजी का भी यूं समझे कि अमल दखल है और बहुत ज्यादा है, तो उसको भी देखना होगा। तो उसमें जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो भी प्रिवेल कर रही है। आप जहन में रखिए कि वो जो राफेल जहाज तबाह हुए जो फ्रांस के, वो अनप्रेसिडेंट है अपनी जगह। वो फ्रांस वाले भी हैरान हैं कि किस तरह हिट हुआ है वो। तो उसमें भी अगेन आप समझ लें जी। अच्छा एजाज साहब, ये बताएं आखिरी सवाल आपसे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल आपने डिस्कस की, उसको आलमी रोल क्या होगा कंट्रोल करने के लिए, इस टेंशन को मतलब कम करने के लिए? चाइना का रोल भी आपने बता दिया, लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूएस है, उनका कोई इसमें मतलब अमल दखल नहीं है कि इस जंग को रोकें, इस खित्ते में जो है अमन का, जो हमारा आज का मौजू है अमन का सवाल, उसको बरकरार रखा जाए, अमन को? ज़ाहिर है लोगों को तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वो इस बात को नॉर्मल ले रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है लोगों में कि ये कशीदगी किस तरफ जा रही है। देखें, आलमी तौर पे जाहिर है कि कोशिशें हुई हैं, लेकिन लोगों ने जो इसको सोशल मीडिया पे, पहले मैं बात करूंगा कि एक तफरी के तौर पे लिया लोगों ने, खासतौर पे सिंध में उसको इतना संजीदा नहीं लिया जा रहा है। भाई ये जंग है, जंग के जो रिपरकशंस होते हैं, जो नताइज होते हैं, वो पूरे खिते पे पड़ते हैं, कोई मामूली बात नहीं है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो एक इम्प्रेशन था एक लोगों के जहन में ये भी था कि चलें ये फ्रेंडली फायर है और
अमेरिका बीच में आ जाएगा और मुकाम हो जाएगा, ये इंप्रेशन भी खत्म हो गया। आप नोट करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2 दफा बात की है, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को फोन किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है और वहां भी बात की है, लेकिन मामलात आप देखें कि डी एस्केलेट नहीं हो रहे। इससे जाहिर होता है कि जो हिंदुस्तान ने जो कार्रवाइयां की हैं वो ना तो खत्म नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही, जैसे मैंने आपसे कहा, वो बात तो कर रहा है कि भाई डी एस्केलेट करें, लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करे? सेल्फ डिफेंस भी ना करे तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस करना है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल फोर्सेस को इसमें जरूर मुतहरिक होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान की इस खिते में मोदी की जो मेंटेलिटी है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि मोदी इस खिते में नेतन्याहू बनना चाहता है, वो अपना जो है ना एक इम्प्रेशन बिल्ड करना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। डोमेस्टिकली भी वो चाहता है कि अपने लोगों को मैसेज दे के देखें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में मोदी ने गलत जगह जो है ना अटेम्प्ट किया है, तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट है जो उसको अब पे करनी पड़ रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इज़हार सुमरो साहब, आपने हमें अहम कीमती बातों से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे इज़हार सुमरो साहब, सीनियर साफ़ी और तज़्ज़िया निगार, जिनका कहना था कि ये जो मोदी मेंटलिटी है वो इस बात को शो कर रही है कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में आर्टिकल 54 के मुताबिक अपना दिफा कर सकता है। ज़ाहिर है ये जो जंगी सूरत-हाल बढ़ी है, टेंशन क्रिएट हुई है, उसको रोकने के लिए जो आलमी फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं, वेस्टर्न फोर्सेस हैं, उनका रोल अहम है, क्योंकि ये जो जंगबंदी होगी वो ज़ाहिर है आलमी क़ुव्वतें ही रोक सकेंगी, उसको इस टेंशन को कम कर सकेंगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थिम्बो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।